हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे आप। नीट का पेपर भी आने वाला है। तो कल अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, शुक्राणु जनन, ओगेनेसिस, अंडाणु जनन, इनकी बात कर ली थी। आज अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में सबसे पहले मैं बात करूँ तो शीर्ष शीर्ष केंद्रक और एक्रोसोम का बना होता है। ठीक है, केंद्रक में क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, जबकि एक्रोसोम में नहीं पाया जाता। ठीक है, एक्रोसोम टोपिकमान संरचना होती है ना, जिसमें स्परग्लाइसिन नामक पाचक एंजाइम का स्त्राव करती है। ये एक्रोसोम जो रहता है वो स्परग्लाइसिन्स का निर्माण करता है, जो कि एक एंजाइम है। ठीक है, अब देखो जो इसमें ग्रीवा है, ग्रीवा की बात करते हैं। ठीक है, तो ग्रीवा में तारक पाए जाते हैं। ठीक है, तारक हैं। ठीक है ना, उसके बाद आता है मध्य खंड या मध्य भाग। तो इस मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो क्या करता है, उसको ऊर्जा प्रदान करता है, उसको तैरने के लिए ऊर्जा देता है। ये अपना जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये उसे तैरने के लिए ऊर्जा देता है। ये जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, जो क्या करता है, शुक्राणु को तैरने में मदद करता है। ठीक है, अब आता है पुच्छ भाग। और ये जो मध्य भाग रहता है, इसके जो अंत में एक सेंट्रियोल पाई जाती है। सेंट्रियोल में दिखाऊं तो आपको यहाँ पे एक सेंट्रियोल पाई जाती है। ठीक है, इसके अंत में लास्ट में। ठीक है, आगे बात करते हैं पूछ। सबसे लंबा और तंतुमय भाग है, जो शुक्राणु की गति में सहायक है। ठीक है, सबसे लंबा और तंतुमय भाग है, जो शुक्राणु की गति में सहायक है ना। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखना, ये पाई जाती है मादा में। वो भी कौन से, प्राइमेट्स यानी कि बंदर और मानव, उनमें क्या पाया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। या नॉन प्राइमेट्स में क्या पाई जाती है, इनमें पाए जाते हैं एस्ट्रस चक्र। इनमें कौन सा चक्र होता है, एस्ट्रस चक्र। ठीक है, ये देख लो, एस्ट्रस चक्र होता है। और अपने जो प्राइमेट्स हैं, बंदर और मानव में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। ठीक है, कब शुरू होती है, तो प्यूबर्टी आने पर शुरू होती है। जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, उसे अपन कहते हैं मेनार्क या फिर रजोदर्शन। ठीक है, कब तक चलता रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल या आतर्व चक्र, कब तक चलता रहता है, ये 50 साल तक चलता रहता है, लगभग 50 साल तक। उसके बाद बंद हो जाता है, और इस बंद होने को कहते हैं मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है, इसकी औसत अवधि रहती है 28 से 29 दिनों की, है ना। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल की कुछ अवस्थाएं होती है, कुछ फेज होती है। जैसे पहली फेज है अपने मेंस्ट्रुअल फेज, या फिर इसे कहते हैं ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग कब जो इनकी फेज रहती है, ये 28 दिनों में। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, जिस दिन से स्टार्ट होती है, उस दिन को ब्लीडिंग फेज माना जाता है। ठीक है, तो ये ब्लीडिंग फेज रहती है फर्स्ट टू फोर्थ डेज, यानी 3 से 5 दिन की रहती है। ठीक है, यानी कि पहले दिन से चौथे दिन तक ब्लीडिंग चलती रहती है। और ये कितने कब तक की रहती है, 3 से 5 दिन की रहती है। उसके बाद आता है प्रोलिफेरेटिव या पुट्टी की अवस्था। ये चलती है 50 से 13 डे, यानी 5 से 13वें दिन तक चलती रहती है, यानी कि लगभग ये 3 से 9 दिन की होती है। उसके बाद आता है ओव्यूलेशन। उसके बाद क्या आता है, ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग। ये ओनली फिर 14 डे के दिन रहता है। ठीक है, अंडाणु बनता है। उसके बाद आते हैं ल्यूटियल फेज या फिर सर्वेटरी फेज या स्त्रावी प्रावस्था। ये चलती है 15 से 28वें दिन तक, यानी कि लगभग 14 दिन की रहती है। तो ये आपको इनके दिन याद रखने, अपन ने एक मैप में समझ लिया। ठीक है, आपको इनके दिन याद रखने, है ना। अगला आता है अपन डायग्राम के सॉरी, अब देखो इन जो फेज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो अवस्थाएं हुई थी, उनके बारे में डिटेल में जानते हैं। ठीक है, देखो देखते हैं। पहले आते हैं मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में या ब्लीडिंग फेज में प्रोजेस्टेरोन की एंडोमेट्रियम नष्ट हो जाती है। एंडोमेट्रियम के नष्ट होते हैं, जो एंडोमेट्रियम के जस्ट पीछे कुछ ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है, वो भी नष्ट हो जाती है। जब ब्लड वेसल्स नष्ट होगी तो ब्लड बाहर निकलेगा। ठीक है, तो देखना कि प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बहुत, ये प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम कैसे हो रही है। जो फेलिपियन ट्यूब में जो अंडाणु है, वो निषेचित नहीं हुआ। जब वो निषेचित नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा घट गई। प्रोजेस्टेरोन की मात्रा घटने से जो एंडोमेट्रियम परत थी गर्भाशय की, वो नष्ट हो गई। एंडोमेट्रियम नष्ट हुई तो उसके जो पीछे जो ब्लड वेसल्स थी, वो भी नष्ट हुई। और ये अनिषेचित अंडकोशिका, ये वही है जिसमें निषेचन नहीं हुआ। अनिषेचित अंडकोशिका योनि के माध्यम से, जो ये ब्लड के माध्यम से बाहर आ गई। तो ये थी अपनी पहली मेंस्ट्रुअल
फेज, ठीक है। ये थी अपनी मेंस्ट्रुअल, तो ये थी अपनी मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है ना। ये अब आती है दूसरी पुट्टे की, है ना, पुट्टे की। अब देखो, योनि के माध्यम से सारा ब्लड बाहर निकल गया, लगभग 30 से 40 ml की आनी होती है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फर्स्ट में ब्लीडिंग में, ठीक है। अब आता है पुट्टे की। अब ये योनि के माध्यम से जो ब्लड निकला, तो इसकी या फिर प्रोजेस्टेरोन की मरम्मत भी करेगा, यानी कि इसके निर्माण को बढ़ाएगा ये। तो इसके निर्माण को बढ़ाने के लिए क्या करता है, अपने जो सूचना जाती है वो हाइपोथैलेमस में जाती है, और फिर हाइपोथैलेमस जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्त्रावित करता है। वो जाके काम करता है अग्र पीयूष ग्रंथि पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे कार्य करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं, एलएच और एफएसएच। अब एलएच कुछ काम नहीं करेगा, एलएच इसके बाद वाले में यानी कि ओव्यूलेशन में काम करेगा। तो एफएसएच काम करेगा। एफएसएच क्या करता है कि ग्रेपिन पुट्टिका से एस्ट्रोजन निकालेगा। एस्ट्रोजन निकालते ही अंडाशय की जो एंडोमेट्रियम है उसका पुनर्निर्माण हो जाएगा। जो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होने से जो एंडोमेट्रियम परत थी वो ब्लीडिंग के माध्यम से बाहर आ गई या ब्लीडिंग के माध्यम से निकल गई, उसका जो मरम्मत है वो पुटेकी या हाइपोथैलेमस द्वारा निकालने वाला जीएनआरएच अग्र पीयूष ग्रंथि पे काम करके एफएसएच से कहेगा कि भाई कुछ तो कर। तो फिर क्या करेगा, ग्रेफिन पुट्टिका को कहेगा, ग्रेफिन पुट्टिका से एस्ट्रोजन निकलेगा, एस्ट्रोजन निकल के अंडाशय के एंडोमेट्रियम को मरम्मत कर देगा, पुनर्निर्माण कर देगा। उसके बाद आता है ओव्यूलेशन। तो ये अपन ने जो अभी बात की ये थी अंडोत्सर्ग, ये पुट्टे की अवस्था की, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अंडोत्सर्ग पे। कौन से दिन, 14वें दिन, एक दिन की रहती है। अब यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले एलएच और एफएसएच है, तो एफएसएच की मात्रा को बढ़ा देगा, है ना। एफएसएच की मात्रा को बढ़ा देगा तो एलएच क्या करेगा, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करेगा, ओव्यूलेशन को प्रेरित करेगा और कार्पस ल्यूटेम का निर्माण कर देगा, ठीक है। जैसे कार्पस ल्यूटेम का निर्माण होगा, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन लेकिन उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी बनता है ना। एनसीईआरटी में लिख रहा है कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों बनता है, लेकिन थोड़ा एस्ट्रोजन निकलता है, ठीक है। अब जो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अधिकतम हुई, ये क्या था, प्रेगनेंसी के लिए जरूरत था, इंपॉर्टेंट था। तो बढ़ गई प्रोजेस्टेरोन की मात्रा। अगर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा घट जाती तो हमारी जो मेंस्ट्रुअल फेज थी, पहली वाली ब्लीडिंग, वो दोबारा शुरू हो जाती, जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिया कि प्रोजेस्टेरोन की मात्रा घटते ही एंडोमेट्रियम नष्ट हो गई, फिर ब्लीडिंग हुआ, फिर ब्लीडिंग से योनि से बाहर आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे कार्पस ल्यूटेम बनी, कार्पस ल्यूटेम बनते प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अधिकतम हो गई, उसी के साथ साथ एस्ट्रोजन भी निकला थोड़ा बहुत। ये दोनों प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यदि निषेचन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटेम जो बनी, जो कार्पस ल्यूटेम जो अंडोत्सर्ग में बनी, वो नष्ट हो जाती, वो विघटित हो जाती। विघटित होते ही श्वेत धब्बे निर्माण कर देते, जिसे कहा जाता है कार्पस एल्बिकेंस, है ना। और फिर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा घट जाती और फिर अपना जो प्रक्रिया थी ब्लीडिंग वाली वो शुरू हो जाती। अब देखना, देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, जो ये डायग्राम है ऊपर वाला, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ। ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें देखना क्या है, ये डायग्राम का है, ये शुक्राणुओं द्वारा घिरा हुआ एक अंडाणु का डायग्राम है। क्या होता है देखना, इसकी जो परत है, जोना पेलुसिडा, इसकी मैं डिटेल में बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। जब स्त्री और पुरुष के संभोग या मैथुन के दौरान जो स्पर्म रहता है वो स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है, इसे कहा जाता है इंसेमिनेशन या वीर्यसेचन कहा जाता है, ठीक है। गर्भाशय में होने वाली तरंग गति के कारण शुक्राणुओं की गति करते हुए गर्भाशय में प्रवेश करते हुए अंत में फेलोपियन नली के संकीर्ण पथ यानी कि स्तमस और एम्पुला में जो संधि स्थल है वहां तक पहुंच जाती है, जहां पर दोनों जुड़े होते हैं। संधि स्थल पर पहुंच जाती है। यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट होती है। यहाँ पर क्या होती है, सेकेंडरी ओसाइट यानी कि द्वितीय अंडाणु रहता है, उस ओसाइट द्वारा फर्टिलाइजिंग और शुक्राणु द्वारा एंटी फर्टिलाइजिंग नामक रासायनिक पदार्थों का स्त्रवण किया जाता है ना। इसके कारण जो ओसाइट है और शुक्राणु एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग दोनों जाति अवशिष्ट हो जाती है। देखना आप, जो ये स्पर्म है, जब ये इस अंडाणु के पास आया तो इस अंडाणु के बाहर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो जो शुक्राणु का एक्रोसोम था, आगे का भाग के प्रोटीन इस अंडाणु के जोना पेलुसिडा के बाहर जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनसे जुड़ जाते हैं और उन्हें फाड़कर अंदर घुस जाते हैं और उनसे पोषण लेते हैं। तो सुनना, जो अंदर की परत है जोनो पेलुसिडा और बाहर की परत है कोरोना रेडिएटा, तो कोरोना रेडिएटा को फाड़ते हैं, है ना, अंदर चले जाते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं। एक ही शुक्राणु इस अंडाणु को निषेचित करेगा,
या फिर अंदर जाएगा, दूसरा नहीं जाता, है ना। अब देखना, शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात मायोसिस सेकंड पूर्ण हो जाता है। क्या क्या जैसे ही शुक्राणु अंडाणु से मिला निषेचन होने लग जाएगा? नहीं, अगर शुक्राणु ने अंडाणु से मिल गया तो निषेचन नहीं होगा। लेकिन अभी तो मायोसिस सेकंड पूरा हुआ है, इससे क्या बन रहा है? अंडाणु और द्वितीयक ध्रुवीय काय बन रही है, सेकेंडरी पोलर बॉडी बन रही है। उसके बाद निषेचन और युग्मनज का निर्माण बनेगा, है ना। तो क्वेश्चन आ जाए, क्या शुक्राणु को अंडाणु से मिलते ही निषेचन होने लग जाता है, या उसके पश्चात कौन सी क्रिया होती है? शुक्राणु के अंडाणु से मिलने के पश्चात कौन सी क्रिया होती है? तो मत लिख देना कि निषेचन और युग्मनज का निर्माण हो जाता है, नहीं, मायोसिस सेकंड पूर्ण होता है। मायोसिस सेकंड पूरा होगा और उसके बाद शुक्र अंडाणु और द्वितीयक सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण होगा और उसके बाद निषेचन और युग्मनज का निर्माण होगा। तो भाई साहब इसे याद रख लेना ना, ये पूरी लाइन। मायोसिस सेकंड पहले पूरा होगा, उसके बाद अंडाणु और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी, उसके बाद निषेचन और युग्मनज का निर्माण होगा। ठीक है, जो ये शुक्राणु है ये कोरोना रेडिएटा को फाड़ कर अंदर घुस जाता है, या फिर कोरोना रेडिएटा के जो पास प्रोटीन्स होते हैं उनके शीर्ष से शुक्राणु का शीर्ष जुड़ जाता है और अंदर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले पे, युग्मनज के बारे में कुछ बात करते हैं। युग्मनज क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है, अपन सीधा सीधा बताएंगे जो नीट में इंपॉर्टेंट है। युग्मनज के विकास में पहले हुआ समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। जो समसूत्री विभाजन हुआ वो तेज दर से, लयबद्ध और रिपीटेड यानी कि बार बार होता है समसूत्री विभाजन। ठीक है, इन तीनों के मिलने से यानी कि समसूत्री विभाजन के बाद विदलन हुआ। विदलन का मतलब टूटना और नई कोशिकाएं बनी, जिन्हें कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स। जिन्हें क्या कहा जाता है? ब्लास्टोमियर। ठीक है, क्या हुआ? युग्मनज के विकास में पहले समसूत्री विभाजन हुआ जो कि बहुत तेज दर से, लयबद्ध और रिपीटेड होता है, बार बार होता है। ठीक, विदलन आया। अब विदलन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ, टूटते नई कोशिकाएं बनी, नई कोशिकाएं बनते ही उसे क्या कहा गया अपना? ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट बात या राज की बात, इंपॉर्टेंट बात ही कहेंगे आज, राज की बात नहीं कहेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है देखना, 8 से जो ये ब्लास्टोमियर्स बनी यानी कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे बनती है। ठीक है, तो जो 8 से 16 ब्लास्टोमियर की अवस्था है उसे कहा जाता है मेरुला अवस्था, जो कि ठोस गेंद के रूप की होती है। उसे क्या कहा जाता है? मेरुला अवस्था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जो 8 से 16 ब्लास्टोमियर की अवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है? मोरुला अवस्था कहा जाता है, जो कि आगे विकसित होकर कोरक पुटी का निर्माण करती है, जो कि आगे विकसित होकर कोरक पुटी यानी कि ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करती है। इसकी जो आंतरिक कोशिकीय समूह पाया जाता है, जो आंतरिक कोशिकीय समूह पाया जाता है वो भ्रूण बनाता है ना। इसे स्तंभ कोशिकाओं का स्रोत कहा जाता है। जो आंतरिक कोशिकीय समूह भाग है उसे स्तंभ कोशिकाओं का स्रोत कहा जाता है और भ्रूण बनाता है ये आंतरिक कोशिकीय समूह। एक होती है बाहरी परत जिसे कहा जाता है ट्रोपोप्लास्ट, ये अपरा का निर्माण करती है। ये क्या करती है? जो ब्लास्टोसिस्ट है ये अपरा का निर्माण करती है, और जो ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी परत है उसे ट्रोपोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, और ट्रोपोब्लास्ट अपरा का निर्माण करती है। जैसे ही अपरा का निर्माण हुआ, अपरा के बारे में तो आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे क्या होती क्या नहीं होती। चलो फिर जान लेते हैं। अपरा क्या होती है? भ्रूणीय ऊतक और मादा ऊतक के बद्धे का संपर्क है, यानी कि उन दोनों को जोड़े रखती है। किस किस को? भ्रूणीय ऊतक और मादा ऊतक का बंधीय संपर्क है ना? अपरा क्या करती है? अपरा जो भ्रूण है उसको रुधिर और ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ पहुंचाती है और भ्रूण द्वारा निष्कासित जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है CO2 रहते हैं उसे बाहर निकाल देती है। ठीक है, अब अपरा में कुछ हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। हार्मोन HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो सामान्यतः निकलते रहते हैं, लेकिन HCG और HPL केवल प्रेगनेंसी में निकलता है। क्या? HCG और HPL ओनली फॉर प्रेगनेंसी में निकलते हैं। क्या में निकलते हैं? प्रेगनेंसी में निकलते हैं। जो HCG है और HPL है वो सिर्फ प्रेगनेंसी में निकलते हैं। और अंडाशय द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है ना। HCG की फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, और HPL की फुल फॉर्म है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक युग्मनज की, वही ये युग्मनज, ये सिर्फ यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर दिया ओनली फॉर आपके लिए। युग्मनज में क्या हुआ? मोरुला अवस्था 8 से 16 ब्लास्टोसिस्ट को। ठीक है, मोरुला से कोरक बना, और जब कोरक में अंतरोपण हुआ तो अपरा का निर्माण हो गया, है ना। कोरक की कोरक की
ब्लास्टोमियर्स से गेस्टुला बना। गेस्टुला में 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और ये तीनों मिलकर ही अंग और अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ये तीनों मिलकर ही अंग और अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, ब्लास्टोमियर से गेस्टुला बना, कोरकपुटी से ब्लास्टोमियर बना, मेरुला से कोरकपुटी, ह्यूमनस से मेरुला, 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स को। ठीक है, कोरकपुटी में अंडारोपण होकर अपरा का निर्माण हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि भ्रूण में जो महीने चलते हैं उनके बीच में काय किन किन का निर्माण होता है। देखना, जो फर्स्ट महीना होता है, पहले महीने में हर्ट का निर्माण होता है, हृदय का निर्माण होता है, और स्टेथोस्कोप से द्वारा उसके हृदय की ध्वनि को सुना जाता है। सेकेंड मंथ में ये पैर की उंगलियां और पाद और अंगुलियों का निर्माण होता है। थर्ड मंथ यानी कि 12 सप्ताह, इसे कहते हैं पहला त्रिमाही। लगभग सभी अंगों और अंगतंत्र का विकास हो जाएगा, है ना। पहले तिमाही में लगभग सभी अंग तंत्र का विकास हो जाएगा। सेकंड मंथ में पाद और उंगलियां बन जाएगी। फर्स्ट मंथ में हृदय का निर्माण हो जाएगा। पांचवें मंथ में इंपॉर्टेंट है कि जो भ्रूण है वो पहला मूवमेंट करता है। यानी वो कहता है ना कि लात मार रहा है ना। और 5वें ही महीने में सिर पर बाल आ जाते हैं। ठीक है, जो 6th मंथ रहता है यानी कि 24 वीक, इसे कहा जाता है दूसरा तिमाही। इसमें क्या होता है कि शरीर पर बाल आ जाते हैं और आईलाइट्स और आईलैशेस बनती है। ठीक है, आईलाइट्स और आईलैशेस बनती है। ठीक है, तो ये थी अपनी सामान्य बातें जो कि भ्रूण और उसमें होती है। ठीक है, याद रख लेना। प्रसव या पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ, तो एक विधि होती है जो कि बहुत जटिल होती है, न्यूरो एंडोक्राइन विधि, यानी कि तंत्रिकीय अंतःस्रावी विधि। देखो, प्रसव यानी कि पार्चुरेशन में पहला जो सिग्नल होता है वो पूर्ण विकसित भ्रूण और अपरा द्वारा हल्का संकुचन प्रेरित करके फेटियल इजेक्शन रिफ्लेक्स में दिया जाता है। जहां से जो सिग्नल जाता है वो सीधा जाता है हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस पश्चपीयूष ग्रंथि को, पश्चपीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलते हैं। ऑक्सीटोसिन जो मायोमेट्रियम संकुचन करवाता है, और जिससे मायोमेट्रियम संकुचन करवाने से एक लेबर पेन्स उत्पन्न होता है, जिससे कि शिशु का जन्म हो जाता है। बात सुनना, ऑक्सीटोसिन है उसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है ना। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है ना। इसमें याद करने जैसा तो कुछ है नहीं। लेबर पेन्स उत्पन्न होता है, लेबर पेन्स उत्पन्न होने से शिशु का जन्म होता है, संकुचन उत्पन्न होते हैं बहुत सारे। ये कुछ बातें हैं खास आपके लिए, इसे राज की बात समझ लेना। ठीक है, देखो, मनुष्य ये शुरू से जो अपन ने शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी पढ़ा उसके बारे में सारा। मनुष्य एक लिंगाशी प्राणी है, एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल प्राणी है, अर्थात नर और मादा अलग अलग होते हैं। इनमें लैंगिक द्विरूपता यानी सेक्सुअल डायमोर्फिज्म पाया जाता है। नर और मादा प्राणियों को बाल लक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है, हमने शुरू में बात कर ली थी। मनुष्य का भ्रूणीय विकास मादा के गर्भाशय में संपन्न होता है, सबको पता है, तथा शिशुओं को जन्म देते हैं, मनुष्य देते हैं। इसलिए मनुष्य एक विविपेरस प्राणी है। पुरुष जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण, नरलिंग, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जनन ग्रंथियां, जहां जननेंद्रियां पाई जाती है। प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष होते हैं और इन्हें वृषण पालिका कहा जाता है। प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से लेकर 3 उच्च कुंडली सूर्य जनन नलिका होती है। अगर आप जो इससे पहले पढ़ा है उसे ना पढ़ के इन सारे पॉइंटों को पढ़ेंगे, अगर आप इन सारे पॉइंटों को पढ़ें तो भी आपका काम हो सकता है ना। देखते जाओ। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका की अंदरूनी सतह शुक्राणु जनों और शटोली कोशिका में स्थित होती है। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट तो पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट है। शुक्रजनक नलिकाओं की बाहरी जो लीडिंग कोशिकाएं रहती है, लीडिंग सेल्स रहती है, वो वृषण हार्मोन यानी कि एंड्रोजन का संश्लेषण और स्त्रवण करती है। जो पेनिस है वो पुरुष की बाह्य जननेंद्रिय है। ये विशेष प्रकार के उत्तकों का बना होता है जो शिशन के उठान में सहायता प्रदान करते हैं। इन्हें इंसेमिनेशन कहा जाता है, यानी कि वीर्य सेचन का सुगम बनाता है। ये क्या होता है, जब जो पेनिस रहता है वो विशेष प्रकार के उत्तकों का बना होता है। जो उत्तक है वो शिशन के उठान में सहायता प्रदान करते हैं और वीर्य सेचन को सुगम बनाते हैं। ठीक है, अब आता है कि पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ी शुक्राशय, एक प्रोस्टेट ग्रंथि तथा एक जोड़ी बल्बुरेट्रल ग्रंथियां शामिल है। इन ग्रंथियों का शुक्र स्त्राव सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो फ्रक्टोज कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम से भरपूर होता है। बल्बुरेट्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान पेनिस के
जो ल्यूब्रिकेशन के प्रदान करने में सहायक होता है। वैसे ही स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय, एक साथ एक जोड़ी अंडवाहिनियां, एक गर्भाशय और एक ग्रीवा यानी कि सर्विक्स तथा एक योनि वेजाइना और बाह्य जननेंद्रिय एक्सटर्नल जेनिटलाशय पाई जाती है, जो श्रोणि क्षेत्र में होती है। जनन तंत्र के सभी अंग एक जोड़ी स्तन ग्रंथि यानी कि मेमरी ग्लैंड्स के साथ संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से संयोजित होती है। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक या लैंगिक अंग हैं, जो स्त्री युग्मनज और कई स्टेरॉयड हार्मोन उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। अंडवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती है। प्रत्येक डिंबवाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। शिशु का निर्माण अंडाणु का निर्माण और या उनका निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन नलिका की, है ना, फेलोपियन नलिका में होता है। नर के शुक्राणु को बनने की क्रिया को शुक्रजनन कहा जाता है तथा मादा के अंडाणु बनने की क्रिया को अंडजनन कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली सही कह रहा हूँ। इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। याद ही कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना इनका, ये टाइपिंग है सारे, ठीक है ना, इनको याद कर ही लेना हिंदी में सारे। तो वीडियो कैसी लगी आपको? आई होप कि अच्छी लगी होगी। इसमें थोड़ा लेट हो गया मैं, इसके पहले का अपन ने फर्स्ट पार्ट डाल रखा है और सेकंड पार्ट है, इसे मैं शाम तक आपको अपलोड करा दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अगर आप नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। ये सारे नोट्स हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, इन सारे नोट्सों को बहुत टाइम लगता है लिखने में। ये सब आपके लिए लिख रहा हूँ मैं, वरना नहीं लिखता। नीट के पेपर बहुत पास हैं, जो वेटेज है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो कहाँ से होएगा। तो मैं बायो का तो कर ही रहा हूँ, उसी के साथ साथ मैं फिजिक्स का भी देखता हूँ, देखें, ठीक है ना। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा आपको। अगर नहीं आया हो तो कमेंट कर देना कि सर ये चीज़ समझा दो, मैं दोबारा वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो बाय।